हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सोल्यूबिलिटी का टॉपिक। सोल्यूबिलिटी टॉपिक के ऑर्डर्स को याद रखने में आपको काफी जगह पर दिक्कत आती होगी, बिकॉज यहाँ पर कई सारे एक्सेप्शन और एक्सेप्शन जनरली अपने को याद नहीं रहते हैं। तो आज हम हर एक एक्सेप्शन को एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे। सोल्यूबिलिटी याद रखने के बेस्ट ट्रिक जो हो सकती है, बेस्ट तरीका हो सकता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद में आपको सोल्यूबिलिटी एकदम ईजी लगने वाली है। तो शुरू करते हैं, हम पढ़ते हैं सोल्यूबिलिटी। देखो, सोल्यूबिलिटी की बात जब भी आती है, सबसे पहले हम अपने सोल्यूबिलिटी के बेसिक प्रिंसिपल की बात करते हैं। क्या सर? सोल्यूबिलिटी बोलता है लाइक डिसॉल्व लाइक। ये सोल्यूबिलिटी का क्या होता है? बेसिक प्रिंसिपल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। सिंपल। जैसे अगर हमारे पास में कोई पोलर कंपाउंड है, अगर हमारे पास में क्या है, कोई पोलर कंपाउंड है, तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होना चाहेगा। अगर नॉन पोलर कंपाउंड है तो क्या नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होना चाहेगा। जो जैसी चीज है वो वैसी चीज में ही रहना चाहेगा। सिंपल। जो जैसा व्यक्ति है वो वैसी ही संगत में रहना चाहेगा। अगर आप अच्छे हो तो आप बुरे लोगों में थोड़ी रहना चाहोगे, आप अच्छे लोगों में रहना चाहोगे। बुरे लोगों की संगति क्यों आपको पसंद आएगी? वैसे ही अगर आपके पास कोई पोलर कंपाउंड है तो पोलर सॉल्वेंट में ही रहना चाहेगा। अगर आपके पास कोई नॉन पोलर कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही रहना चाहेगा। सिंपल। ये होता है सिंपल सी बात। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, जो पोलर कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, ठीक है सर, उसमें सोल्यूबल होता है। और जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सोल्यूबल होता है। सिंपल सी बात, ये सोल्यूबिलिटी का प्रिंसिपल है। अब सोल्यूबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो इसके लिए आपको दो अलग अलग केसेस पढ़ने होते हैं। सबसे पहले आता है अपना केस नंबर 1। क्या आता है? केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम पढ़ते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डी एंड पी ब्लॉक। डी एंड पी ब्लॉक के जो सोल्ट हैं उनके सोल्यूबिलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। और यहां पर सोल्यूबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए जो मेन डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो होता है पोलराइजेशन, जो मैंने आपको फजांस रूल के अंदर बताया था। क्या होता है पोलराइजेशन? सर, पोलराइजेशन के अंदर दो चीजें आती है, एक होता है पोलराइजिंग पावर, एक होता है पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिंग पावर किसकी? कैटायन की, एनायन को कितना पोलराइज कर सकता है। पोलराइजिबिलिटी एनायन की वो कितना पोलराइज हो सकता है। और ये दोनों को मिलाते हुए आपका बनता है पोलराइजेशन। सिंपल सी बात होती है। और ये बात हमने पढ़ी है फजंस रूल में। तो यहाँ पे जो मेन डोमिनेटिंग फैक्टर आता है सोल्यूबिलिटी को डिसाइड करने के लिए वो क्या होता है? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन इज मेन डोमिनेटिंग फैक्टर। यहां पे कौन होता है मेन डोमिनेटिंग फैक्टर सोल्यूबिलिटी डिसाइड करने वाला? सर, पोलराइजेशन होता है। कौन होता है? पोलराइजेशन होता है। कैसे? अगर सर पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो फिर सर आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर पोलराइजेशन ज्यादा है, अगर क्या है? पोलराइजेशन ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। सिंपल सी बात है। यहां पर मैं आपको दो और पॉइंट इन्हें में लिखाना चाहूंगा। अगर पोलराइजेशन कम होगा तो क्या होगा सर? कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा, आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। बिल्कुल सर, सिंपल सी बात होती है। अब याद करो, मैंने आपको बोला था कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? वेरी लेस पोलर या फिर नॉन पोलर होते हैं। मानते हुए बात को? बिल्कुल सर, मानते हैं बात। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? वेरी लेस पोलर या फिर नॉन पोलर। आयोनिक क्या होते हैं सर? पोलर ही होते हैं। जानते हुए बात? बिल्कुल सर, जानते हैं। अच्छा, तो अब सिंपल सी बात, अगर पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा कंपाउंड में, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड, तो फिर वो किसके अंदर ज्यादा सोल्यूबल होगा? सर, कोवेलेंट कंपाउंड तो वेरी लेस पोलर या फिर नॉन पोलर होते हैं। और सर सोल्यूबिलिटी का प्रिंसिपल बोलता है लाइक डिसॉल्व लाइक। तो सर ये वेरी लेस पोलर या फिर नॉन पोलर है, मतलब ये पोलर, तो फिर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही ज्यादा सोल्यूबल होंगे। सिंपल सी बात। तो अगर पोलराइजेशन ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा मतलब कंपाउंड कैसा बन रहा है? कोवेलेंट बन रहा है। कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होता है सर? वेरी लेस पोलर या फिर नॉन पोलर होते हैं। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होंगे, पोलर के अंदर कम सोल्यूबल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड लेस सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। क्या बात बोली मैंने? क्या बात बोली मैंने? एकदम आसान बात हमने बोली है कि सर अगर आपके पास में पोलराइजेशन ज्यादा हुआ, पोलराइजेशन ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है किसी कंपाउंड में, मतलब वो कोवेलेंट बन चुका है। बिल्कुल सर, कोवेलेंट है। अगर कोवेलेंट है वो मतलब कोवेलेंट तो बहुत ही कम पोलर, लेस पोलर या फिर नॉन पोलर होते हैं। तो अगर आपका कंपाउंड के अंदर पोलराइजेशन ज्यादा है, मतलब उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो वो वेरी लेस पोलर या फिर नॉन पोलर होता है। और सोल्यूबिलिटी का प्रिंसिपल बोलता है लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब नॉन पोलर अगर आपका कंपाउंड है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होगा, पोलर के अंदर कम सोल्यूबल होगा।
तो अगर पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, मतलब वो मोर सोल्यूबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में और लेस सोल्यूबल होगा किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। वहीं अगर पोलराइजेशन क्या हो रहा है, कम, पोलराइजेशन कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम, आयोनिक कैरेक्टर क्या करेगा, बढ़ेगा। और आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, पोलर होते हैं। अगर कंपाउंड पोलर है तो किसके अंदर ज्यादा सोल्यूबल होंगे, पोलर सॉल्वेंट में, और किसके अंदर कम सोल्यूबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो मोर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड लेस सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सिंपल, एकदम आसान। देखो कितना ज्यादा आसान है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर आपके पास में पोलराइजेशन ज्यादा हुआ मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल, पोलर में कम सोल्यूबल। अगर पोलराइजेशन घटा तो क्या कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो गया। बिल्कुल, सुनना ध्यान से, दोबारा बोलने को तैयार हो, एकदम अच्छे से समझते जाना है पूरा कंसेप्ट, आपको पूरी सोल्यूबिलिटी अच्छे समझ में आ जाएगी। तो अगर पोलराइजेशन ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, पोलर के अंदर सोल्यूबिलिटी घटेगी। सिंपल। अगर पोलराइजेशन कम हो रहा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। बिल्कुल। अब आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, पोलर होते हैं, और पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल हो जाएंगे और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएंगे, कम सोल्यूबल हो जाएंगे। सिंपल सी बात होती है। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, तो एग्जांपल जैसे मैंने आपके सामने ले रखा है AgF, AgCl, AgBr और AgI। सिंपल। एक और लेते हैं PbF2, PbCl2, PbBr2 और PbI2। सेम टू सेम चीज एक बार और मैं यहां पर लिखता हूं। क्यों लिखता हूं, क्योंकि मैं आपको कुछ ऑर्डर याद कराने वाला हूं, कैसे याद रखा जाता है। AgCl, AgBr, AgI, इसके अलावा PbF2, PbCl2, PbBr2 और PbI2। सिंपल। अब सुनना मेरी बात ध्यान से मेरे भाई, सुनो। अगर हम यहां पर लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कौन कौन से, जैसे हमने ले लिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, तभी तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। बिल्कुल। CCl4 ले लिया, CH2 ले लिया। अच्छा, इसके अलावा हम ले लेते हैं बेंजीन। ये सब आपके क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। हाँ, तो अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो तो क्या होगा, और अगर आप यहां पर पोलर सॉल्वेंट ले लेते हो, पोलर सॉल्वेंट जैसे H2 हो गया, पानी जैसा कोई भी आप पोलर सॉल्वेंट ले सकते हो यहां पर, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, वो क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। ओके, तो एक तरफ हमने पोलर सॉल्वेंट ले रखा है, एक तरफ हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रखा है। ये सिंपल सी बात है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। हम जैसे AgF से लेके AgI तक हम जाते हैं, AgF, AgCl, AgBr, AgI, हम क्या कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। ठीक है। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बताओ पोलराइजेशन बढ़ेगा या फिर पोलराइजेशन घटेगा। सुनना मेरी बात ध्यान से। Ag तो सब में सेम है, Ag प्लस क्या सब में सेम है सर, Ag प्लस सब में सेम है। क्या चेंज हो रहा है सर, ये एनाइन चेंज हो रहा है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। ये बात समझते हो। चार्ज भी देखो सब पे माइनस सेम है। हाँ, तो क्या हो रहा है सर, हम सर यहाँ पर F माइनस से शुरू करके I माइनस तक हम जा रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। F माइनस से लेके I माइनस तक हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। एनाइन का क्या कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। तो अगर एनाइन का साइज इंक्रीज करता है तो पोलराइजेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फजल्स रूल में बताया था, है ना। तो अगर क्या कर रहा है सर, एनाइन का साइज अगर इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। पोलराइजेशन बढ़ेगा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करेगा, बढ़ेगा। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या करेगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि सर पोलराइजेशन बढ़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा मतलब कंपाउंड क्या बना, कोवेलेंट बना। हाँ, कोवेलेंट क्या होता है, वेरी लेस पोलर या फिर नॉन पोलर, तो उनका नॉन पोलर में ही सोल्युबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, देखो F माइनस से लेके I माइनस तक आप जाओगे, सोल्युबिलिटी आपका इंक्रीज करेगा। ये लो हमने इंक्रीजिंग बता दिया। और अगर यही चीज देखो मैं आपको इनमें बताता हूँ, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे हमने देखो हमने डी ब्लॉक के सॉल्ट ले रखे हैं। Ag किस में आता है, डी ब्लॉक में तो आता है। यहाँ पे देखो हमने Pb ले रखा है, ये P ब्लॉक में आता है। इसलिए देखो डी और P ब्लॉक की बात हो रही है। मैंने एक डी ब्लॉक का एग्जांपल लिया, एक मैंने P ब्लॉक का एग्जांपल लिया। यहाँ पर भी क्या चीज होगी सर, सेम वही बात है। अब देखो Pb+2 तो सब में सेम है, FCl-Bri है ना। एनाइन में आपका ये F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस है। सिंपल से वही बात होती है। ठीक है, तो आप जैसे ही सर डाउन द ग्रुप जाओगे क्या होगा सर, एनाइन का साइज बढ़ेगा मतलब पोलराइजेशन बढ़ेगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब क्या है सर, ये आपका वेरी लेस पोलर या फिर नॉन पोलर होते हैं, तो इनकी सोल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो सर सोल्युबिलिटी इंक्रीज, ये लो हमने बढ़ती हुई बता दी। अच्छा, अब अगर सोल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर अगर लगातार बढ़ेगी तो पोलर के अंदर क्या करेगी, लगातार घटेगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। क्यों, क्योंकि सर बात सिंपल वही आ जाती है वापस की। यहाँ पे Ag तो सर Ag प्लस तो सब में सेम है, देखो Ag प्लस तो सब में सेम है। हाँ, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इधर से इधर जैसे जैसे हम जाएंगे डाउन द ग्रुप क्या होगा सर, एनाइन का साइज बढ़ेगा मतलब पोलराइजेशन बढ़ेगा। हाँ, एनाइन का साइज बढ़ेगा मतलब क्या होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा। पोलराइजेशन बढ़ा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा। हाँ, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा मतलब सर कोवेलेंट कंपाउंड बना। कोवेलेंट कंपाउंड तो सर नॉन
पोलर सॉल्वेंट पे ज्यादा सोल्यूबल होते हैं पोलर के अंदर, तो इनकी सोल्युबिलिटी क्या करेगी, घटेगी जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे। तो सर आपने पोलर सॉल्वेंट लिया, देखो आपकी सोल्युबिलिटी क्या करेगी, घट गई। और सेम यही आपके इस पी ब्लॉक वाले में होता है। तो सिंपल सी बात ये हमने समझी है। ये आपका केस नंबर 1 है। जब आप किसके सोल्ट देख रहे हो, डी और पी ब्लॉक के सोल्ट देख रहे हो, तो सोल्युबिलिटी आपको ऐसे निकालनी होती है। बोलो पहला तरीका आपको समझ में आया? जी सर समझ में आया। बट सर हमने तो सोल्युबिलिटी के अंदर कई सारे एक्सेप्शन देखे हैं, जो एस ब्लॉक वाले जो होते हैं ना उनके सोल्ट के अंदर, वो सब सर कहां पर पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, वो हम पढ़ेंगे अभी। हमने सबसे पहले डी और पी ब्लॉक वाली बात करी, जो आसान बात होती है। ये आसान बात देख ली, बिल्कुल सर आसान बात देख ली। क्या सर इसके बाद वाले मुश्किल है? मुश्किल कहीं से नहीं है, बस एक दो चीजें मैं आपको याद रखने को बोलूंगा, वो बस याद रखनी है, मुश्किल कुछ नहीं है। मुश्किल जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। मुश्किल हम चीजों को बना लेते हैं, होता कुछ नहीं है, सिंपल। आसानी से समझते हुए चलेंगे, सब आसान लगेगा। अब तो सबसे पहला केस हमने बात करी सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्ट ऑफ डी एंड पी ब्लॉक। दूसरा है सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्ट ऑफ सोल्ट ऑफ एस ब्लॉक। यहां पर कौन होता है डोमिनेटिंग फैक्टर? यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटिस एनर्जी और डोमिनेटिंग फैक्टर, जो कि डिसाइड करते हैं सोल्युबिलिटी को, डोमिनेटिंग फैक्टर्स। ठीक है सर। ये मान लो मैंने किसी एक बीकर के अंदर, मेरे पास में कोई एक सॉल्वेंट है, इसके अंदर मैंने किसी एक कंपाउंड को, किसी एक मॉलिक्यूल को मैंने डाला है। होगा क्या, ये सॉल्वेंट के अंदर जाएगा, दो भागों में टूटेगा, एक होगा इसका केटायन वाला पार्ट, एक होगा इसका एनायन वाला पार्ट। सिंपल सी बात है। हाँ, तो देखो किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हमें ब्रेक करना है ना, किसी भी मॉलिक्यूल को, या तो हम क्या करते हैं उसको उसके एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल हम बनाते हैं, उस तरह जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लेटिस एनर्जी बोलते हैं। या फिर हम क्या करें कि किसी मॉलिक्यूल को हम अगर एटम्स में तोड़ते हैं, तब जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी बोलते हैं। तो एक कंसेप्ट आपको लेटिस एनर्जी का पता है? बिल्कुल सर पता है। अब ये जो लेटिस एनर्जी है, ये किन चीजों पर डिपेंड करती है सर? लेटिस एनर्जी चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो साइज होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात हम जानते हैं, बिल्कुल सर ये बात हम जानते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये आप जानते हो। दूसरी होती है हाइड्रेशन एनर्जी। अब जैसे ये सॉल्वेंट के अंदर जाएंगे, क्या होगा सर? सॉल्वेंट या फिर आपका पानी होगा, इसके अंदर है लिक्विड, हम बोल देते हैं यहाँ पे पानी है सॉल्वेंट, ठीक है सर, पोलर सॉल्वेंट आपका पानी है। तो क्या होगा सर, ये जो सॉल्वेंट है इसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे सर? इनको घेर लेंगे, इनको सराउंड कर लेंगे। बिल्कुल सर। तो ये जो इसको सराउंड कर लेंगे, जैसे आपका पॉजिटिव है, इसको भी सराउंड कर लेंगे, इसको भी सराउंड कर लेंगे, मतलब इसका हाइड्रेशन कर देंगे। तो हाइड्रेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये हाइड्रेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? ये भी चार्ज बाय साइज पर ही डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? चार्ज बाय साइज पर ही डिपेंड करती है। सिंपल सी बात है। क्या आपको इतनी बात समझ में? बिल्कुल सर, इतनी बात समझ में। अब इसके अंदर होते हैं दो केसेस सोल्युबिलिटी के लिए, एक होता है केस ए और दूसरा होता है केस बी। केस ए क्या बोलता है? अगर सोल्युबिलिटी के लिए जब भी आपसे ऑर्डर पूछा जाए, तब अगर जो कॉमन आयन आ रहा है उस ऑर्डर के अंदर, उस स्ट्रैंड के अंदर जो कॉमन आयन आ रहा है, वो कॉमन आयन अगर आपका है Li+, Na+, या फिर आप लिखोगे F- OH- या फिर O-2। इसके अलावा सेकंड ए ग्रुप के केटायंस, मतलब वही आपका बेटा मांगे कार स्कूटर वाला, वो सारे, ठीक है। तो Li+, Na+, सेकंड ए ग्रुप के केटायन, इसके अलावा F-, OH- और O-2, ये सब अगर आपके कॉमन आयन है, तब क्या होगा? तब आपका जो सोल्यूबिलिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेटिस एनर्जी के। सिंपल सी बात है। और लेटिस एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? साइज के। तो आप लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय लेटिस एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सॉरी, लेटिस एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? साइज के। तो 1 डिवाइडेड बाय साइज, तो साइज सबसे ऊपर आ जाएगा, मतलब आपकी जो सोल्यूबिलिटी है ये साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। सिंपल सी बात। पहली चीज आप याद रखोगे ये वाली। बोलो ये बात समझ गए? बिल्कुल सर ये बात समझ गए। ये बात याद रख लोगे? बिल्कुल सर ये बात याद रख लेंगे। दूसरा केस आपसे क्या बोलता है? केस नंबर बी आपसे क्या बोलता है? अगर आपका कॉमन आयन क्या है? अगर आपका कॉमन आयन है K+, Rb+, CS+, इसके अलावा Cl-, Br-, I-, इसके अलावा फॉस्फेट, सल्फेट, सल्फाइट, इसके अलावा क्लोरेट, ये लो इस तरह से करके। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा जैसे आपके नाइट्रेट हो गया, NO2- NO3-, है ना, इस तरह से करके। एक आपका कार्बोनेट हो गया CO3-2, एक बाइकार्बोनेट हो गया HCO3-, इस तरह से करके। ये सब अगर आपके कॉमन आयन है, तब क्या होगा? तब आपका जो सोल्युबिलिटी है ये हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और हाइड्रेशन एनर्जी देखो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आपका जो सोल्युबिलिटी है ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सिंपल सी बात होती है। ये दो आपके मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सिंपल।
तो एक केस क्या बोलता है, अगर आपके कॉमन आयन है Li प्लस Na प्लस सेकेंड ए वाले केटाइन या फिर F माइनस OH माइनस O माइनस 2, तब तो क्या है सर, सोल्युबिलिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वरना ये K प्लस Rb प्लस CS प्लस Cl Bri माइनस हो गया, इसके अलावा आपका PO4 माइनस 3 SO4 माइनस 2 SO3 माइनस 2 ClO4 माइनस, इसके अलावा आपका NO2 माइनस NO3 माइनस CO3 माइनस 2 HCO3 माइनस, ये सब अगर है तो सोल्युबिलिटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। एक और चीज आप नोट लगाकर लिखो, नोट लगाकर लिखो, इन केस ऑफ फर्स्ट ए केटाइंस, फर्स्ट ए केटाइंस, अगर आपको फर्स्ट ए ग्रुप के केटाइंस का ऑर्डर पूछा जाए ना, जैसे ली ना की रब से, इनके साथ में कार्बोनेट लगाओ या फिर बाइकार्बोनेट लगाओ, तब आप क्या करोगे, तब आप उनको ग्रुप ए वालों के अंदर कंसीडर करोगे, ना कि ग्रुप बी वालों के अंदर। इन केस ऑफ फर्स्ट ए केटाइन CO3 माइनस 2 एंड HCO3 माइनस आर कंसिडर्ड इन ग्रुप ए, सिंपल ग्रुप ए के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। हम इसको बोलने के लिए, अगर आपको याद रहे, इसके लिए हम इसको ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका कॉमन आयन है, यहाँ पे देखो छोटे छोटे कॉमन आयन है, तो हम बोल देते हैं यहाँ पे आपका कॉमन आयन क्या है, स्मॉल है, और यहाँ पे आपका कॉमन आयन क्या है, लार्ज है। सिंपल, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं, सिंपल। तो अगर आपके फर्स्ट ए ग्रुप के केटाइन लगे हुए हैं ना, जैसे आपसे बोला जाए LiCO3 NaCO3 है ना, Li2CO3 Na2CO3, इसके अलावा K2CO3 Rb2CO3 CS2 CO3, इस तरह से करके अगर आपको दिया गया हो ना, तो भले ही आपका CO3 माइनस 2 किसके अंदर आता है, लार्ज वाले ग्रुप के अंदर आता हो, भले ही इसके अंदर आता हो, लेकिन केस किसका है, फर्स्ट ए ग्रुप के केटाइन है, मतलब लेना की रब से, ये वाला अगर केस है ना, तब क्या होगा, आप CO3 माइनस 2 को स्मॉल वाले के अंदर कंसीडर करोगे, और तो और साथ में HCO3 माइनस है, इसको भी आप क्या करोगे, स्मॉल वाले के अंदर ही कंसीडर करोगे। इससे बोलने से समझ में नहीं आएगा, जब आपको मैं क्वेश्चन करूंगा ना, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब जैसे हम एक एक करके इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले ऑक्साइड्स की, ऑक्साइड्स, फिर हम बात करेंगे हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले हम ऑक्साइड की बात करेंगे, फिर हम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कार्बोनेट्स की, फिर हम बात करेंगे बाइकार्बोनेट्स की, फिर हम बात करेंगे सल्फेट्स की, फिर हम बात करेंगे इसके अलावा हम बात करेंगे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, और फिर हम बात करेंगे आयोडाइड। सबके अंदर हम सोल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे, कैसे निकालनी होती है अपने को सोल्युबिलिटी। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं। ऑक्साइड के अंदर सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे Li2O, Na2O, K2O, इसके अलावा CS2O, लीना की रब से, अच्छा, Rb2O और CS2O। ये हमने ऑक्साइड बना रखे हैं, किसके, फर्स्ट ए ग्रुप के हमने बना रखे हैं, ठीक है सर। हमने बात करी थी कॉमन आयन, सबसे पहले चेक करो, सबसे पहले क्या करोगे, कॉमन आयन क्या है सर, ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्साइड है, मतलब O-2 है आपका कॉमन आयन। अब ये बताओ स्मॉल के अंदर आता है या फिर लार्ज के अंदर, सर O-2 OH माइनस F माइनस वाले एनायन किसके अंदर थे, स्मॉल के अंदर थे, तो आपका O-2 किसके अंदर है, स्मॉल के अंदर है, हाँ सर स्मॉल के अंदर है। जब स्मॉल के अंदर है, मतलब आपका सोल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था सर, तब सर सोल्युबिलिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये बात हम जानते हैं, तब आपका सोल्युबिलिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था सर, ये बात हम जानते हैं, हाँ। तो क्या करोगे, जैसे आप यहां से यहां जा रहे हो, Li Na K Rb CS, मतलब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, आपका साइज लगातार बढ़ रहा है, मतलब सोल्युबिलिटी आपको लगातार बढ़ानी है, सिंपल, इतना आसान सोल्युबिलिटी का ऑर्डर आता है, सिंपल। जैसे अगर मैं आपको हाइड्रोक्साइड के अंदर बताऊं, तो क्या होगा सर, LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CSOH, इस तरह से करके देखो हमने हाइड्रोक्साइड बना रखे हैं। हाइड्रोक्साइड किसके अंदर आते थे सर, O-2 OH माइनस और इसके अलावा F माइनस, ये सब के सब स्मॉल के अंदर आते थे, स्मॉल कॉमन आयन के अंदर, हाँ। OH माइनस है आपका कॉमन आयन, तो सर सोल्युबिलिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइज जैसे बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर, ली ना की रब से, साइज जैसे जैसे लगातार बढ़ रहा है, सोल्युबिलिटी देखो लगातार बढ़ा दी, ओके सर। सर ये तो आप फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर चल रहे हो सर, डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर, एस ब्लॉक में, फर्स्ट ए ग्रुप में। सर सेकंड ए में भी जाओ, चलो उसमें भी जाते हैं, BeO MgO, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ये लो, तो BeO MgO CaO SRO और BaO, ठीक है सर। अब देखो हम यहाँ पर क्या करें सर, ये सारे के सारे सेकंड ए ग्रुप के अंदर आते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, है ना। हमें तो इनकी बात ही नहीं करनी, हमें देखना है कॉमन आयन क्या है सर, कॉमन आयन आपका ऑक्साइड है, ये Be+2 O-2, हाँ सर O-2 आपका स्मॉल एनायन के अंदर आता है, मतलब स्मॉल आयन के अंदर आता है, स्मॉल कॉमन आयन है, अच्छा। स्मॉल है तो क्या होगा सर, डाउन द ग्रुप जाने पे सोल्युबिलिटी बढ़ती है, ये लो भाई बढ़ा दी, डाउन द ग्रुप जाने पे सोल्युबिलिटी बढ़ती है, बढ़ा दी। अगर हाइड्रोक्साइड की बात करें, BeOH ट्वाइस,
ठीक है सर, BeOH की ट्वाइस कर दिया। इसके अलावा क्या करेंगे, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, SrOH ट्वाइस, इसके अलावा BaOH की ट्वाइस। मैं देख लेता हूं मेरा कैमरा ऑन है या फिर नहीं, कैमरा ऑन है बिल्कुल, हाँ है। इसके अलावा तो हमने इतनी सारों की बात कर ली। अब देखो OH माइनस क्या होता है आपका, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या है सर आपका, स्मॉल कॉमन आयन होता है। तो सर क्या करोगे, स्मॉल कॉमन आयन है तो सर डाउन द ग्रुप जा रहे हो, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो क्या होगा सर, आपका सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। रीजन क्या है, क्यों, जब जब सर हम स्मॉल कॉमन आयन की बात करते हैं, सोल्युबिलिटी क्या थी, आपकी लेटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। सिंपल सी बात थी। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, आपकी सोल्युबिलिटी क्या करेगी, लगातार इंक्रीज करेगी। ये सिंपल सी बात होती है। अच्छा, अगर हम बात करें कार्बोनेट की, तो कार्बोनेट के अंदर क्या होता है सर, कार्बोनेट आते हैं आपके, कार्बोनेट आते हैं आपके किसके अंदर, स्मॉल के अंदर या फिर लार्ज के अंदर, किसमें आते हैं सर, कार्बोनेट आते हैं लार्ज कॉमन आयन के अंदर। मानते हो बात, हाँ। तो लिखते हैं LiCO3, La2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CH2CO3, ये आते हैं सर इस तरह से करके। अच्छा, तो इनके अंदर क्या होगा सर, हमें यह बात पता है कि आपका CO3-2 किसके अंदर आता है सर, लार्ज आयन के अंदर आता है, मतलब आपकी सोल्युबिलिटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये बात आप मानते हो, हाँ। बट मैंने क्या बोला, फर्स्ट ए ग्रुप वाले के टाइम की बात चल रही है। देखो Li, Na, K, Rb, CS, फर्स्ट ए के अंदर ही तो आते हैं एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप, बिल्कुल। तो फर्स्ट ए ग्रुप वाले के टाइम अगर आपके पास में है, तब आपका ये जो कॉमन है CO3-2, चाहे बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट है या फिर बाइकार्बोनेट हो, क्या होगा सर, सोल्युबिलिटी जो है उसका क्या ट्रेंड आएगा कि सर भले ही आपका कार्बोनेट बाइकार्बोनेट भले ही लार्ज हो, लार्ज कॉमन आयन हो, बट अगर फर्स्ट वाले है ना तो ये स्मॉल की तरह एक्ट करेगा, और डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, आपका सोल्युबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि सोल्युबिलिटी साइज के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल। क्या बात बोली मैंने, हो सकता आपको समझ में ना आई हो, दोबारा बता देता हूं, एकदम आराम से समझते हैं। मैंने बोला कि देखो होता क्या है, एक होता है आपका स्मॉल कॉमन आयन, एक होता है आपका लार्ज कॉमन आयन। जैसे ही हमने स्मॉल कॉमन आयन की बात करी, स्मॉल कॉमन आयन के केस में क्या था, सोल्युबिलिटी लेटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, मतलब साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में क्या कर रहे हो, किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हो, क्या होगा, आपका साइज लगातार बढ़ेगा, तो सोल्युबिलिटी लगातार बढ़ेगा, अगर आपका कॉमन आयन क्या है, स्मॉल है। सिंपल बात। तो ये देखो आपका कॉमन आयन क्या है, स्मॉल आयन है। देखो ये आपका ऑक्साइड ही तो है, हाँ सर ऑक्साइड है। कॉमन आयन क्या है, ऑक्साइड ही तो है, यहाँ पे देखो ऑक्साइड ही तो है, हाँ। तो आप चाहे फर्स्ट ए ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाओ, चाहे सेकंड ए ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाओ, आपका क्या होगा सर, साइज बढ़ेगा, मतलब सोल्युबिलिटी क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि कॉमन आयन क्या है, स्मॉल। हाइड्रोक्साइड भी क्या है, कॉमन आयन, स्मॉल वाला ही होता है हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा सर, सोल्युबिलिटी बढ़ेगा। देखो इसमें बढ़ाया, सेकंड ए ग्रुप में बढ़ाते हैं। फिर कार्बोनेट की बात है, कार्बोनेट की हमने बात करी सर, कार्बोनेट होता है लार्ज कॉमन आयन, लेकिन अगर फर्स्ट ए ग्रुप वाले हैं ना, तो भले ही ये लार्ज हो, स्मॉल की तरह एक्ट करता है, मतलब इसमें भी डाउन द ग्रुप जाने पे सोल्युबिलिटी क्या करेगा, बढ़ेगा। सिंपल बात। तो कार्बोनेट में बढ़ता है, बाइकार्बोनेट में भी यही बात होती है। तो फर्स्ट ए ग्रुप वाले ही है, हाँ सर फर्स्ट ए ग्रुप वाले ही है, NaSCO3, KSCO3, इसके अलावा RbHCO3, CSHCO3, हाँ। बाइकार्बोनेट है, चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, फर्स्ट ए वाले है ना, हाँ सर। तो ये लार्ज नहीं स्मॉल की तरह एक्ट करेगा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे सोल्युबिलिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। वेरेज अगर मैं फर्स्ट ए ग्रुप वाले ना लेके मैं सेकंड ए ग्रुप की बात लेता हूं, मतलब अल्कलाई अर्थ मेटल, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, इनकी अगर मैं बात करूं, BeCO3, MgCO3, इसके अलावा आपका हो जाएगा CaCO3, SrCO3 और BaCO3, इनमें क्या होगा सर ये तो सेकंड ए ग्रुप वाले आ चुके हैं, इनके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट किसकी तरह काम करेंगे, लार्ज एनायन की तरह काम करेंगे। और अगर सर ये लार्ज कॉमन आयन की तरह काम कर रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा सर, साइज तो इंक्रीज होगा, बट सोल्युबिलिटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सोल्युबिलिटी यहाँ पर साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए सर यहाँ पे सोल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करेगी, घटेगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी क्या करेगी, घटेगी। और सेम यही बाइकार्बोनेट के अंदर होगा, BeHCO3 का ट्वाइस से शुरू करते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करेगा सर, घटेगा। एक काम करता हूं मैं पूरा इस तरह से बना देता हूं, BaHCO3 का ट्वाइस, बाकी बीच में ये जो है आप फिलिंग कर लेना इनकी, ठीक है। बाइकार्बोनेट हर एक का बना देना, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या कर रही है, सोल्युबिलिटी घट रही है। रीजन, क्योंकि सर अब सेकंड ग्रुप वाले आ चुके हैं, अब कोई रिलैक्सेशन नहीं, चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, दोनों ही किसकी तरह काम करेंगे, लार्ज कॉमन आयन की तरह काम करेंगे। अब हम बात करते हैं सल्फेट की, जैसे Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, CS2SO4, इस तरह से करके। अब होगा क्या सर, सल्फेट के अंदर क्या होगा सर, सल्फेट क्या होता है, लार्ज कॉमन आयन होता है, हाँ सर लार्ज कॉमन आयन होता है। सल्फेट क्या होता है, लार्ज कॉमन आयन होता है, बिल्कुल सर सल्फेट होता है लार्ज कॉमन आयन, और इसमें तो कोई रिलैक्सेशन भी नहीं होता कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की तरह। अगर लार्ज कॉमन आयन है, डाउन द ग्रुप जाने पे सोल्युबिलिटी क्या करेगी, घटेगी। सिंपल, घटा दो घटा दो घटा दो। ये चाहे आपका सेकंड ए ग्रुप हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर आपका सल्फेट है ना, आप क्या करोगे, डाउन द ग्रुप जाने पे आप सोल्युबिलिटी सीधा सीधा घटा दोगे। BeSO4, MgSO4, इस तरह से करते कहते हैं यहाँ तक BaSO4, यहाँ तक
डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा सर, सोल्युबिलिटी सिंपल सी बात है घटेगा, सिंपल, एकदम सिंपल। अब जैसे सल्फेट में होता है वैसे ही फॉस्फेट में होता है, वैसे ही आपका क्लोरेट में होता है, वैसे नाइट्रेट में होता है, वैसे नाइट्रेट में होता है, वैसे आपका सल्फाइड में होता है, सब में क्या होता है, यही ऑर्डर होता है। फ्लोराइड की बात करते हैं, फ्लोराइड में क्या होगा, सुनना ध्यान से, LiF, NaF, KF, RBF और इसके अलावा क्या है, CSF है। अच्छा, यहां पर बनाए तो BeF2, MgF2 है ना, CaF2, SrF2, BaF2, इस तरह से करके होता है। हाँ, तो क्या होगा सर, F माइनस आपका क्या होता है, F माइनस होता है सर स्मॉल कॉमन आयन, क्या होता है, F माइनस आपका स्मॉल कॉमन आयन होता है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा सर, आपका सोल्युबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि सर F माइनस स्मॉल कॉमन आयन है, स्मॉल के अंदर क्या होता है, सोल्युबिलिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा सर, सोल्युबिलिटी बढ़ेगा। क्या सर यहाँ पर भी बढ़ेगा, बिल्कुल यहाँ पर भी बढ़ेगा, यहाँ पर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। बस यहाँ पे एक्सेप्शन होती है कि यहाँ पे जो BeF2 है ना, ये सबसे पीछे नहीं होता, ये सबसे आगे आ जाता है BeF2। तो यहां पे इसको आप स्टार लगा लेना और इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूं, इसको आपको याद रखना है। ये बात समझे, ठीक है सर, ये बात हम समझ गए। आगे बात करते हैं, क्लोराइड की बात करें तो LiCl, NaCl, KCl है ना, RbCl, इसके अलावा CsCl, ये होता है मामला, ठीक है। अब क्या होगा सर, क्लोराइड आ चुका है, ये आपका लार्ज कॉमन आयन होता है। हाँ, तो डाउन द ग्रुप जाने पे सोल्युबिलिटी क्या करनी चाहिए सर, घटनी चाहिए। ये लो भाई, हमने घटा दिया, तो क्या सर ऑर्डर ये आएगा, नहीं ऑर्डर ये नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा सर, तो फिर ऑर्डर आएगा आपका, तो फिर आपका ऑर्डर आएगा, ये आपका ऑर्डर आएगा। ये आपको एक और एक्सेप्शन याद रखना है, सिंपल। इसको याद रखने का क्या तरीका है, देखो, एक आप सुनते हो ली ना की रब से, है ना, एक तो आप इसे याद रखते हो, इसको आप याद रख लेना, ली सा रब ने की, ली सा रब ने की। अब मतलब इसका कोई नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस याद रखने का मैंने तरीका ऐसे अपना बना रखा है, ऐसे मैं याद रखता तो आपको हो सकता है याद ऐसे। अब देखो मैंने कैसे बना दिया, मैंने कहीं से नहीं देखा, मैंने अचानक से बना दिया, वैसे आप बना सकते हो एकदम इजीली। तो क्या याद रखोगे, ली सा रब ने की, ये क्लोरीन के अंदर होता है। अच्छा, ब्रोमीन के अंदर क्या होता है, वही नॉर्मली आपका डिक्रीजिंग होती है सोल्युबिलिटी, तो LiBr, NaBr, KBr, RbBr और CsBr होगा क्या सर, जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो, क्योंकि सर आपका लार्ज कॉमन आयन है, सोल्युबिलिटी क्या करेगा, घटेगा, सिंपल। अच्छा, आयोडीन के अंदर क्या होगा सर, आपने बनाया LiI, NaI, KI, RBI हाँ, और CSI, ठीक है। इसमें क्या होगा, NaI बस सबसे आगे चला जाता है, तो LiI आपने किया और NaI आपने किया, ठीक है। अब आयोडीन तो है तो क्या लार्ज कॉमन आयन, बिल्कुल सर लार्ज कॉमन आयन, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करेगा, सोल्युबिलिटी घटेगा, बस। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आपको पता है क्या है, एक्सेप्शन सर सिंपल सा ये है कि लिथियम की जगह सबसे आगे क्या चला गया है, आपका सोडियम चला गया। तो ये तीन जगह पे क्या होती है, एक्सेप्शन होती है। और बाकी ये जो यहाँ पे ना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका ग्रुप 2 वालों का भी सेम बनेगा। जैसे आप अगर बात करो MgCl2 से शुरू होके अच्छा पहले BeCl2 आएगा, BeCl2 से शुरू होकर लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा आपका BeCl2 से लेके BaCl2 तक, लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका सोल्युबिलिटी रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि क्लोरीन आपका लार्ज कॉमन आयन है, डाउन द ग्रुप जाने पे सोल्युबिलिटी क्या करती है, घटती है। वैसे ही Br2 से शुरू होकर लगातार घटते ऑर्डर में होगा आपका BaBr2, सिंपल। वैसे ही आपका आयोडीन की बात करो, BeI2 से शुरू होकर लगातार घटते हुए ऑर्डर में रहेगा आपका BaI2 तक आपका सोल्युबिलिटी। रीजन क्या है, क्योंकि सर आपका आयोडीन भी लार्ज कॉमन आयन है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा सर, सोल्युबिलिटी लगातार घटेगा। तो ये सिंपल सा पूरा का पूरा सोल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। आई होप आपको अच्छे से पूरी सोल्युबिलिटी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।